सत्य और फैक्ट को कोई हटा नहीं सकता है। अगर हमारी सत्ता आए और आपको कहे कि आप जनता से है ना, हाँ। जनता जंक्शन से है, जी। तो मेरी सत्ता आई, हम हेड बन गए और कहे कि नहीं आज तो आप आए ही नहीं, लेकिन अगर अगल बगल वाले लोग अगर जानते हैं कि आप आए हैं, आपका क्या नाम हुआ, सनी कुमार जी आए थे, लेकिन हम कह रहे नहीं आए हैं, तो थोड़ा देर के लिए हम आपको हटा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली कोई फैक्ट को नहीं हटा सकता है। मुगल के संबंध में हटाने या जुड़ने की बात है, वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गलत है, नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। कोई भी सत्ताधारी फैक्ट को हटा नहीं सकता है। इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन फैक्ट को कोई हटा नहीं सकता। अगर कोई हटाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दृष्टिकोण से वो सही नहीं। इलाहाबाद के नाम को आप बदल दिए प्रयागराज। कितने लोग प्रयागराज ज्यादा बोलते हैं? मानस पटल पर इलाहाबाद ही है, भले ही वो मुगलों के द्वारा बनाया गया हो सकता है भी, बनाया भी गया। निश्चित रूप से जो सत्ताधारी होता है वो अपने स्तर से सब काम करता है, तो उसी का अपना ये फॉलो कर रहे हैं अभी वर्तमान सरकार। भारतीय समाज की ऐसी व्यवस्था थी जिस व्यवस्था से लाभ उठा करके बाहरी लोग हमेशा से यहाँ आए हैं, और उसका फायदा लोग फिर उठाएगा। जब कहे कि हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं बाहरी, तो फिर बाहरी आएगा, आपके कमजोरी का फायदा उठाएगा। कि सिकंदर भी आपके यहाँ आता है, आपके कमजोरी का फायदा उठाता है और सत्ता स्थापित करता है, समझ सकते हैं। उसके बाद 712 ईस्वी में 17 वर्ष का बालक आता है मोहम्मद बिन कासिम, और वो सिंध के राजा दाहिर को हरा देता है। 17 वर्ष का बालक आया, क्यों भाई हरा दिया? दाहिर जो ब्राह्मण राजा हुआ करते थे, तो ब्राह्मण तो हर दृष्टिकोण से मजबूत थे, जो आप मानते भी हैं, तो क्यों हरा दिया गया? क्या कारण था? महमूद गजनबी आता है और 17 बार आपके यहाँ आक्रमण करता है, और उस मंदिर पर आक्रमण करता है। उसको धन लूटने का उद्देश्य था, सत्ता स्थापित करने का उद्देश्य नहीं था। यदि सत्ता स्थापित करने का उद्देश्य होता तो आसानी से वो सत्ता स्थापित भी कर सकता था। और अंतिम उसका जो महमूद गजनवी का जो अंतिम वार था, वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का था, और वहां आक्रमण किया भी, और वहां लगभग 50,000 लोग मारे गए थे। ये भी कोई फैक्ट ये कर सकता है क्या? प्रधानमंत्री जी या जो बीजेपी की सरकार है, अब उसमें कहा जा रहा है कि जो मुगलों का इतिहास है, क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं, तो अकबर बाबर के बारे में पढ़े, तो उसको हटाया जा रहा है। तो एक इतिहासकार के रूप में हम जानना चाहते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट था या कितना इम्पोर्टेंट नहीं था, या इसकी क्या रेलेवेंट था, मुगलों का इतिहास पढ़ना जरूरी था या नहीं था इतिहासकार? देखिए, सत्य और फैक्ट को कोई हटा नहीं सकता है। अगर हमारी सत्ता आए और आपको कहे कि आप जनता से है ना, हाँ। जनता जंक्शन से है, तो मेरी सत्ता आई, हम हेड बन गए, और कहे कि नहीं आज तो आप आए ही नहीं, लेकिन अगर अगल बगल वाले लोग अगर जानते हैं कि आप आए हैं, आपका क्या नाम हुआ, सनी कुमार जी आए थे, लेकिन हम कह रहे नहीं आए हैं, तो थोड़ा देर के लिए हम आपको हटा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली कोई फैक्ट को नहीं हटा सकता है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि जो बच्चे हों वो क्या पढ़ेंगे? पृथ्वीराज जी किससे युद्ध किए, महाराणा प्रताप जी किससे युद्ध किए, या जो भी जो मुगलों का इतिहास है, जो भी मुगल के संबंध में हटाने या जुड़ने की बात है, वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गलत है, नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। कोई भी सत्ताधारी फैक्ट को हटा नहीं सकता है। इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन फैक्ट को कोई हटा नहीं सकता। अगर कोई हटाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दृष्टिकोण से वो सही नहीं। लेकिन सर, इतिहास तो सही में, अभी एक खबर वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा चलाया गया कि गांधी जी को गुजरात में पढ़ाया गया कि उन्होंने आत्महत्या कैसे कर ली। आप एक जगह ना किसी चीज को हटा सकते हैं। जैसे अभी आप इलाहाबाद के नाम को आप बदल दिए प्रयागराज। कितने लोग प्रयागराज ज्यादा बोलते हैं? मानस पटल पर इलाहाबाद ही है, भले ही वो मुगलों के द्वारा बनाया गया हो सकता है भी, बनाया भी गया। निश्चित रूप से जो सत्ताधारी होता है वो अपने स्तर से सब काम करता है, तो उसी का अपना ये फॉलो कर रहे हैं अभी वर्तमान सरकार। जिस तरह से मुगल आया अपने अपने नाम। आम हिस्ट्री के बच्चे या जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको नहीं पता कि सरकार क्या है, जिनको नहीं पता कि लेफ्ट राइट की विचारधारा क्या है, वो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा अगर उनको सही इतिहास नहीं पढ़ाया गया? देखिए, सही इतिहास नहीं पढ़ाया गया तो बच्चों पर असर
तो पढ़ेगा कि सही इतिहास उसको जानकारी नहीं है और गलत तरीके से लोग बताया जा रहा है इतिहास को, तो वो भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इसलिए अच्छा नहीं है कि हम अपने कमजोरी को छिपाने के लिए मुगल इतिहास को छिपाने का प्रयास करते हैं। भारतीय समाज की ऐसी व्यवस्था थी जिस व्यवस्था से लाभ उठा करके बाहरी लोग हमेशा से यहाँ आए हैं और उसका फायदा लोग फिर उठाएगा। जब कहे कि हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं बाहरी, तो फिर बाहरी आएगा, आपके कमजोरी का फायदा उठाएगा। सत्य से अगर आप दूर होइएगा तो समस्या उत्पन्न होगी। एक और समस्या अभी भारत में चल रही, जो व्यापक समस्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, गलत और बिना कोई इतिहास को जाने हुए अलग अलग प्रवचन, अलग अलग विद्वान लोग कि इसने ऐसा किया, क्योंकि ज्यादातर राजनीति 47 से पहले और 47 है। मेरा कहना है कि जितने भी सज्जन हैं उनको टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए और अपने कमजोरी को स्वीकार करना चाहिए और अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हुए दोहराना चाहिए कि हम अपनी कमजोरी के चलते समय समय पर गुलाम रहे हैं। आपको मैं बता दूं एक संक्षिप्त इतिहास छोटा सा, कि सिकंदर भी आपके यहाँ आता है, आपके कमजोरी का फायदा उठाता है और सत्ता स्थापित करता है, समझ सकते हैं। उसके बाद 712 ईस्वी में 17 वर्ष का बालक आता है मोहम्मद बिन कासिम और वो सिंध के राजा दाहिर को हरा देता है। 17 वर्ष का बालक आया, क्यों भाई हरा दिया? दाहिर जो ब्राह्मण राजा हुआ करते थे, तो ब्राह्मण तो हर दृष्टिकोण से मजबूत थे, जो आप मानते भी हैं, तो क्यों हरा दिया गया, क्या कारण था? उसी तरह से आप आते हैं, आगे चलते हैं, 1000 से लेकर के लगभग 1025 तक महमूद गजनबी आता है और 17 बार आपके यहाँ आक्रमण करता है और उस मंदिर पर आक्रमण करता है। उसको धन लूटने का उद्देश्य था, सत्ता स्थापित करने का उद्देश्य नहीं था। यदि सत्ता स्थापित करने का उद्देश्य होता तो आसानी से वो सत्ता स्थापित भी कर सकता था। और अंतिम उसका जो महमूद गजनवी का जो अंतिम वार था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का था और वहां आक्रमण किया भी और वहां लगभग 50,000 लोग मारे गए थे। ये भी कोई फैक्ट ये कर सकता है क्या? फिर 1100 से लेकर के 1175 से लेकर के 1256 में मोहम्मद गोरी आता है, वो भी आपके यहाँ आक्रमण करता है और सत्ता भी स्थापित करता है। और हद तो तब हो गया कि मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था वो हिंदुस्तान का सुल्तान बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, 5 राजवंश आपके यहाँ शासन करता है। फिर जो व्यक्ति अपने घर में हार गया था वो भारत में आकर के सत्ता स्थापित किया, जिसका नाम था मुगल। ये क्या कहते हैं, मुगल का ये बाबर यहाँ सत्ता स्थापित करता है और वो ये दृढ़ता पूर्वक 6 स्ट्रॉन्ग राजा यहाँ शासक बनता है 1526 से लेकर के 1707। तो ये सब जो सत्ता परिवर्तन हुआ, बाहरी लोग आए, तो मेरी कमजोरी थी, भेदभाव की कमजोरी थी। भेदभाव यानी छुआछूत की बात कर रहा है। हाँ, छुआछूत, अस्पृश्यता, एक अधिकार की बात, हर लोगों को अपना अधिकार नहीं प्राप्त था। ब्रिटिश काल तक हमारे यहाँ 4 व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कॉन्सेप्ट था ब्रिटिश काल तक। लेकिन जब से आपके यहाँ भारतीय संविधान लागू हुआ तब से ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और हम लोगों को स्ट्रांगली कहना चाहिए वी द पीपुल ऑफ इंडिया। न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई ब्राह्मण है। तो हम लोग को राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए ये सब बात को उठानी चाहिए, संविधान को मानना चाहिए और भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसको अपनाना चाहिए। जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो जो समझ जाएगा वो कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय संविधान में 352 का कॉन्सेप्ट है। 352 का मतलब होता है 3 आपको न्याय चाहिए, 5 स्वतंत्रता मिली हुई है और 2 समता प्राप्त है। 3 का मतलब सामाजिक न्याय, 1 दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा कौन न्याय? राजनीतिक न्याय। और 5 स्वतंत्रता मिली है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये 5 स्वतंत्रता मिली हुई है। और 2 समता है, अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता। तो हम भारत के लोगों को ये 352 कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए, हर धर्म को इज्जत करना चाहिए।